Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the Indian Evidence Act 1872. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फैक्ट इन इशू के बारे में, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली। फैक्ट क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा कुछ देखा गया है या कुछ सुना गया है, या किसी व्यक्ति की गुडविल, किसी व्यक्ति ने कुछ वर्ड्स कहे हैं, वो क्या हैं? ऐसी भी कोई स्टेटमेंट कोर्ट में देना किसी विटनेस द्वारा, ये फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। और फैक्ट इन इशू क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी, अगर सामने वाली पार्टी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है इस स्टेटमेंट से और कोई ऑब्जेक्शन करती है, वहाँ पर ऑब्जेक्शन जब क्रिएट हो जाता है तो वो फैक्ट इन इशू बन जाता है। क्या बन जाता है? फैक्ट इन इशू बन जाता है। कब बनता है? अब मैं दोबारा बता देता हूँ। फैक्ट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई स्टेटमेंट देता है कि मैंने उस व्यक्ति को जिसका मर्डर हुआ है उसके घर से निकलते हुए देखा है, ये क्या हुआ? फैक्ट। अगर सामने वाली पार्टी जिसके बारे में ये सब बोला जा रहा है वो बोल देता है कि नहीं, मैं तो वहाँ पर उस दिन था ही नहीं, मैं तो कहीं बाहर गया हुआ था, तो वहाँ पर उस द्वारा ये ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है। ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया तो क्या हो गया? फैक्ट इन इशू हो गया यहाँ पे। ठीक है। अगर फैक्ट इन इशू के कुछ और पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 3 द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिए गए हैं। अगर कोई बात कही जाए किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सहमति से, तो उसके लिए ये फैक्ट है, और जिस व्यक्ति के बारे में कही जा रही है वो उस बात से एग्री नहीं है तो उसे फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। एग्जाम्पल, ए ने बी की हत्या कर दी और सी कहता है कि ए ने बी को मारा है, तो सी के लिए ये फैक्ट है, पर ए कहता है मैंने नहीं मारा, तो ये फैक्ट इन इशू है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया तो ये फैक्ट इन इशू बन गया यहाँ पे। अगर कोई स्टेटमेंट दी जाए और कोई उससे एग्री न हो, ऑब्जेक्शन करे, तो वो फैक्ट इन इशू बन जाता है। सेम लाइन जो भी मैंने पहले आपको बताया था, अगर किसी स्टेटमेंट में सामने वाली पार्टी द्वारा ऑब्जेक्शन कर दिया जाए तो फैक्ट इन। अब हम बात करेंगे रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। रेलेवेंट फैक्ट होता क्या है? अगर कोई स्टेटमेंट किसी दूसरी स्टेटमेंट से संबंध रखती है तो उसको रेलेवेंट फैक्ट बोलेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट किसी द्वारा दी गई है और उससे रिलेटेड कुछ और कोर्ट में बताया जाए, कोर्ट को बताया जाए, या कोई वस्तु ऐसी है कि उस स्टेटमेंट से रिलेटेड वो चीज़ होनी चाहिए, कोर्ट में लाई जाती है, तो वो क्या होगा? रेलेवेंट। किससे रिलेवेंट होगा? जो पहले स्टेटमेंट दी गई है उससे रिलेटेड होगा वो, इसलिए उसको रिलेवेंट बोलेंगे। रिलेवेंट की यही एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है जो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दी गई है। अभी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. इलस्ट्रेशन दे रखे हैं इसमें। ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड, कहीं पर कोई शब्द प्रिंट हो रखे हैं, वो डॉक्यूमेंट है। फोटोग्राफ, फ़ोटो, किसी का फ़ोटो है, उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ए मैप आर प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। किसी ने कोई पेपर लेकर उस पर कोई नक्शा बना रखा है, या प्लान अपना जो डिस्कस किया उस पर लिख रखा है उसको,
उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा फाइल के साथ। और अगर कोई मेटल की प्लेट है, उस पर कुछ प्रिंट हो रखा है, उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। यहाँ तक कि कोई अगर मिट्टी में कुछ लिख देता है अपने हाथ से या किसी लकड़ी से, कोई वर्ड वहाँ पर लिखता है ताकि उसका वह मैसेज किसी तक पहुँच सके, वो भी डॉक्यूमेंट है। पत्थर पर अगर कोई उभरा हुआ प्रिंट हो या पत्थर को काटते हुए कुछ प्रिंट किया गया हो, वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो एविडेंस में इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अभी हम बात करेंगे प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव के बारे में। ये बहुत ही मेन पॉइंट हैं जो सेक्शन 3 में ही दिए गए हैं। एक बार हम इनके बारे में और डिस्कस। प्रूव्ड की डेफिनेशन क्या दी गई है एविडेंस में? यदि जब न्यायालय अपने सामने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश होने के बाद, एविडेंस होने के बाद, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है, न्यायालय को लगे, जज को लगे कि ये फैक्ट है, इसका अस्तित्व जो है केस में होना चाहिए, तो उसको प्रूव माना जाएगा। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पर रखी गई है जिसको देखकर जज पहले ही समझ जाए कि भाई ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये केस से रिलेट नहीं करती, रिलेवेंट फैक्ट ये नहीं है, तो वहाँ पर उसका अस्तित्व नहीं माना जाता और डिसप्रूव कर दी जाती है। और नॉट प्रूव में क्या आता है? नॉट प्रूव ना तो ऐसी स्टेटमेंट, नॉट प्रूव में ऐसी स्टेटमेंट आती हैं जो ना तो प्रूव की जाती हैं और ना डिसप्रूव की जाती हैं, उसको कहते हैं नॉट प्रूव। एविडेंस में इनकी यही डेफिनेशन दी गई है। अभी हम बात करेंगे मे प्रज्यूम, सेल्फ प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। अब सबसे पहले मे प्रज्यूम के बारे में बात करेंगे। Whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as true unless and until it is disproved or may call for proof of it. जब कोर्ट के सामने किसी फैक्ट को लाया जाता है, उसको साबित हुआ माना जाएगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। कोई स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखी जाती है और कोर्ट को लगता है कि इसका अस्तित्व इस केस में है, उसको प्रूव माना जाएगा, उसको में प्रूव माना जाएगा जब तक कि डिसप्रूव ना कर दी जाए। और डिसप्रूव करने के लिए पार्टी से सबूत मांगा जाएगा। अगर पार्टी सबूत दे देती है तो वो डिसप्रूव हो सकती है, नहीं तो उसको प्रूव माना जाएगा। इसको ही मे प्रज्यूम कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्फ प्रज्यूम के बारे में। सेल्फ प्रज्यूम में दिया क्या गया है? व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रज्यूम ए फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज ट्रू अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव। न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। सेल्फ प्रज्यूम में क्या होगा? मे प्रज्यूम में ये था डिसप्रूव भी कर सकता है और प्रूव भी कर सकता है। बट सेल्फ प्रज्यूम में क्या है? अगर उसको डिसप्रूव नहीं किया गया, डिसप्रूव साबित नहीं किया गया, तो उसको प्रूव माना जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ प्रज्यूम। अब बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। कंक्लूसिव प्रूफ कहता है क्या है? व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव एंड शैल नॉट अलो एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। मे प्रिज्यूम हमने अभी डेफिनेशन इसकी रीड की और सेल्फ प्रिज्यूम की भी। अब जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है दोनों से हटके है। इसमें क्या दिया गया है? जब न्यायालय के सामने कोई फैक्ट दिया जाता है जो कि
प्रूव हो जाता है और वो दूसरे फैक्ट से रिलेटेड है, तो दूसरे फैक्ट को भी प्रूव माना जाएगा। और उस फैक्ट के लिए अगर कोई एविडेंस दिया जाए इसको डिस्प्रूव करने के लिए, तो वो मान्य नहीं होगा। इसी को कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ।